आम आदमी का बजट, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। बजट आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन आपके मन में सवाल जरूर होंगे कि बजट इस बार कैसा आना चाहिए, क्या हो सकता है इस बार के बजट में। ये सवाल जितने भी आपके मन में चल रहे हैं, आज हमारी पूरी कोशिश होगी उन सभी सवालों के जवाब कहीं ना कहीं आपको दिए जाएं। इसलिए इस आम आदमी के बजट से जुड़ा हुआ हमने आम 8 सेक्टर को चुने हैं, जिसमें हम ये समझाने की आपके सामने बात रखने की कोशिश करेंगे कि इन सेक्टर्स में, इन पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या क्या हो सकता है बजट के अंदर, ताकि आपकी तैयारी भी भरपूर रहे। और जी बिजनेस हमेशा की तरह जो पहले से आपसे वादा करता रहा है कि सबसे सटीक, सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, वो आज पे फिर से हम खरा उतर सकते हैं। तो इसलिए 8 सेक्टर का पूरा ब्यौरा आपके सामने मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ मिलकर रखेंगे। मेरे साथ सुमित हैं, साथ ही अंचल और संदीप हैं, जिनसे हम ये समझेंगे कि पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आपको क्या क्या इस बार सौगात सरकार दे सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार सरकार की तरफ से एक कड़वी गोली आपको नोटबंदी की दी गई थी, लेकिन अब शायद मीठी गोली खाने की बारी है। तो मीठी गोली मिल सकती है आपको इनकम टैक्स से, यानी कि टैक्स रिलीफ से। अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से हम समझेंगे कि इस समय टैक्स रिलीफ को लेकर क्या क्या सरकार दे सकती है, क्या क्या चीज़ें इस समय मिल सकती हैं। अंचल बताएं, इस बार जो टैक्स रिलीफ है ये सबकी जुबान पे है, सब ये जानना चाहते हैं कि टैक्स रिलीफ में इस बार क्या क्या मिलने वाला है। एक बार जरा विस्तार से बताएं, क्योंकि सबसे पहले चर्चा इसी की होगी। चलिए, शुक्रिया डिम्पी। देखिए, टैक्स रिलीफ सबकी जुबान पे है, आम आदमी से जुड़ा हुआ है और उम्मीद की जा रही है इस बार एफएम के पास काफ़ी स्पेस है। टैक्स स्लैब्स में बदलाव हो सकते हैं, जो नंबर ऑफ टैक्स स्लैब्स है उसे बढ़ाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात रहेगी, 4 लाख तक अगर आपकी सैलरी है तो आप टैक्स के नेट से जो टैक्स पेमेंट है उससे बचते हुए दिखेंगे। उम्मीद यही की जा रही है, सूत्रों के हवाले से भी खबर मिल रही है, मिनिमम बेस 4 लाख का रखा जाएगा। दूसरा स्लैब जो बात की जा रही है, 4 से 10 लाख के बीच में 10% टैक्स और 10 से 15 लाख के बीच में 15% टैक्स। तो कहीं ना कहीं आम आदमी शायद इस बारी बजट में ये तोहफा मिलेगा उसे कि 4 लाख तक की सैलरी पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जो टैक्स स्लैब्स हैं वो भी 3 के बदले इस बारी 4 आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो टैक्स स्लैब 3 के बदले में 4 आएंगे। अंचल, मैं एक चीज़ आपसे समझना ये चाहता हूँ कि अभी जो टैक्स स्लैब है वो अभी मौजूदा करीब 2 से 2.5 लाख का है, आप बता रहे हैं 4 लाख हो जाएगा। जी बिजनेस से सबसे पहले पड़ताल करके बताई भी थी और वित्त मंत्री ने इसको माना भी है कि 4 लाख का हो जाएगा। और क्या क्या टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीफ मिल सकता है? देखिए, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रिलीफ बात करें तो डिडक्शंस को लेके काफ़ी सारे फैसले लिए जा सकते हैं। आप अमूमन तौर पे देखते हैं कि जो आपकी डिडक्शंस रहती हैं, एटीसी के अंदर जो आपको सेविंग के लिए स्पेस दी जाती है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। आपका एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन पेमेंट पे जो डिडक्शंस है वो इंक्रीज की जा सकती है, वो एक मेजर डिडक्शन होगी। साथ ही साथ जो आपके होम लोन्स के ऊपर जो पेमेंट्स करते हैं वहाँ पे आपको एक टैक्स रिस्पाइट मिल सकता है, वो एक बड़ा कदम रह सकता है। और छोटी छोटी डिडक्शन जो आप ऑनलाइन, जिस तरह से डिजिटल इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स को लेकर डिडक्शंस को जो है वो इनका हटाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी डिडक्शंस होंगी, छोटी छोटी बेशक, लेकिन अंत में आम आदमी की जेब में काफ़ी मोटा पैसा छोड़ेंगे। ठीक है, तो डिडक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नज़र रख सकते हैं और इसका असर ज़रूर आते हुए आपको दिखेगा। तो टैक्स में एक तो स्लैब और स्लैब से जुड़ी हुई जो डिडक्शंस हैं वो इस बार आपकी झोली में आ सकती हैं। अभी तक की पूरी बात समझ के ये आ रही है कि करीब 4 लाख रुपए के आसपास का स्लैब हो सकता है, जिसको कि टैक्स फ्री जोन कर दिया जाएगा। इस पर टैक्स नहीं होगा, ये आय का अभी जो 2.5 से पौने 3 लाख रुपए के बीच में बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब संदीप से जुड़ते हैं कि संदीप के पास जो सेक्टर है वो कौन सा है, और संदीप से जानते हैं उस सेक्टर में क्या राहत मिलने वाली है। संदीप, देखिए, आम आदमी के लिए नोटबंदी के बाद एक तो ये सबसे बड़ी उम्मीद है कि वो पहले उसकी जो टैक्स की जो देनदारी है वो कम हो, जैसे अंचल बता रहे हैं। दूसरी बात है, आम आदमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है पूरे जीवन में कि वो अपना घर ले सके। इस बार बजट में कुछ ऐसे ऐलान हो सकते हैं जिससे घर खरीदने का जो सपना है वो पूरा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस बार जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको प्रायोरिटी सेक्टर का जो दर्जा है वो दिया जा सकता है, ऐसा ऐलान हो सकता है। और आम आदमी के लिए जो सस्ता होम लोन है वो कहीं ना कहीं मिलना आसान होगा। तो एक तो सस्ता घर मिलेगा, सस्ता होम लोन मिलेगा, साथ ही साथ अगर प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा मिलता है तो जिस बिल्डर से आप घर लेने जा रहे हैं उसको सस्ती फंडिंग मिलेगी, तो वो टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा, तो आपको टाइम पे अपना जो फ्लैट या तो फिर जो घर है वो बिल्डर की ओर से सही समय पे मिल पाएगा। और वैसे भी सरकार का हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट है, तो सरकार की भी जो मंशा है वो इससे पूरी होती हुई दिखेगी। दूसरी ओर जो डिडक्शन की बात आप कर रहे थे, उसमें होम लोन पर जो टैक्स में मिलने वाली छूट है उसका जो दायरा है वो भी इस बार बजट में बढ़ सकता है। अभी अगर आप देखें 2 लाख से 2 लाख तक के जो ब्याज भुगतान पर ही आपको टैक्स छूट मिलती है,
इसे बढ़ाकर 2 लाख के भी ज्यादा किया जा सकता है। यानी कि 2 लाख से भी ज्यादा अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसमें आपको इनकम टैक्स में राहत देखने को मिल सकती है। प्रिंसिपल पेमेंट पर 1.5 लाख रुपए और इसी तरह से होम लोन के जो ब्याज भुगतान है उसके ऊपर 2 लाख तक की छूट मिलती है। तो ये जो 2 लाख का दायरा है उससे ऊपर की ओर बढ़ाकर 2.5 लाख या तो फिर 3 लाख किया जा सकता है, जिससे अगर आप घर खरीदते हैं एक तो आपको सस्ता लोन मिलेगा, जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी, और वैसे भी आपकी जो टैक्स स्लैब्स हैं उसको बढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी जेब में पैसा बड़े तौर पे आएगा अगर आप एक आम आदमी हैं। ये भी कह सकते हैं कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल के सरकार की जो योजना है उसमें एक बड़ा कदम हो सकता है 2017 का बजट। ये उसी की तरफ एक कदम है ये, क्योंकि जितनी भी राहत दी जा रही हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किए थे वो तो थे ही थे, अब अर्बन सेक्टर को लेके जितने भी, चाहे आप सस्ता होम लोन ले ले, बिल्डर्स को सस्ती फंडिंग की बात कीजिए, टाइम पे आपको घर मिले, ये सारे उसी तरफ कदम है। और उसके बाद जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टैक्स में राहत भी मिले, तो कहीं ना कहीं सस्ता घर भी मिले और उसके साथ साथ आपकी जेब में जो पैसा है जो आप कमाई करते हैं टैक्स पेमेंट के बाद वो भी आपके पास ज्यादा बचे। ठीक है, तो रोटी कपड़ा और मकान 3 अहम मुद्दे होते हैं जिसपे अब तो फूड सबके लिए हो गया है, कंपलसरी हो गया, फंडामेंटल राइट जैसा है, लेकिन मकान को लेकर अभी भी काफ़ी दिक्कतें रहती है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग जो सरकार की थीम भी है 2022 तक सबको घर मिले, उसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि एक तो अब 2 फायदे आपको मिलने वाले हैं। पहला, आप जो होम लोन दे रहे हैं उसमें जो छूट मिलती है आपको वो बढ़ सकती है, रेशो 2 से 2.5 तक आ जाएगा। दूसरा फायदा, आप जो ब्याज जो कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की वो आपको सस्ता मिलने वाला है। जब ब्याज सस्ता होगा आपका लोन की रेशो बढ़ जाएगी, तो दोनों बेनिफिट आपको सीधा सीधा इम्पैक्ट डालेंगे। और वैसे भी अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर ना केवल सरकारी बल्कि कई गैर सरकारी बिल्डर्स भी अब तो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ जो कह सकते हैं कि जिससे इन तीनों चीज़ों को कमाया जाता है वो है एजुकेशन, ज्ञान की बात चली तो सुमित से समझ लेते हैं। सुमित, ज्ञानवर्धक बात बताएं, इस बार बजट में क्या होने वाला है? देखिए बजट में सबसे पहली चीज़ तो जिन स्पेस में अब तक एजुकेशन फार ऑफ है, जिनको ये बोला जाता है कि एजुकेशन पहुंचना बड़ा मुश्किल है, उन एरियाज़ में एजुकेशन को लेकर गवर्नमेंट कामकाज कर सकती है। स्पेशली हायर एजुकेशन को लेकर अब तक बहुत इंसेंटिवाइज नहीं हुआ। IIT की तर्ज पे, IIMs की तर्ज पे और नए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खोलने की बातचीत होगी। जो अब तक इंस्टीट्यूशन है बहुत महंगे हैं, तो उसको इन लाइन लाने की बातचीत होगी प्राइवेट, ताकि एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव हो और प्राइसिंग भी थोड़ी सी हद तक नीचे आए। कुछ गवर्नमेंट ने फंड बना रखे हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी है जो कि हेफा के नाम से है। उस फंड के तहत भी एलोकेशन जो है उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए, ताकि अधिक यानी कि ऊपरी स्तरों की जो एजुकेशन होती है, हायर एजुकेशन जो होती है, उस एजुकेशन को आसानी से आवंटन किया जाए। एक कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट एजेंसी के साथ टाई अप किया हुआ है स्किल इंडिया मिशन को लेकर। इसमें NIT जैसी कंपनियाँ पर प्रबल दावेदार हैं, या फिर MT एडुकेट जैसी कंपनियाँ भी, या करियर पॉइंट जैसी कंपनियाँ जो हैं वो प्रबल दावेदार हैं। उस तरह के जो फंड्स हैं वो एलोकेट होते हैं, एग्जीक्यूशन होता है, तो उसको स्किल इंडिया को और फर्दर बूस्ट देने के लिए, फर्दर इन्हांस करने के लिए गवर्नमेंट कामकाज कर सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन या फिर वर्चुअल एजुकेशन, जैसे कि अब तक आपने देखा भी होगा कि जो ऐसे कई कॉलेजेस हैं, कई स्कूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ई एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, ई क्लासेस चलाती है। उनकी शुरुआत तो उन्होंने पिछले 2 साल में की है, लेकिन उस पर रफ्तार उतनी तेज़ नहीं आई है। तो हो सकता है गवर्नमेंट उसकी रफ्तार देने के लिए कुछ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। और उसके अलावा कई तरह के इनपुट प्रोडक्ट्स हैं, कई तरह की चीज़ें हैं जिसके अंदर अब तक जो ड्यूटीज़ हैं वो काफ़ी हाई हैं। तो हमेशा इंडस्ट्री मांग करती रही कि उसकी ड्यूटी को थोड़ा ईज आउट किया जाए, तो हो सकता है वहाँ भी कुछ एलोकेशन होता दिखाई पड़े। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि कुल मिला के शायद रूरल एरियाज़ में जो एजुकेशन को लेकर आवंटन है वो शायद बढ़ता हुआ दिखाई पड़े गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, मतलब बजट भी बढ़ेगा तो सुविधाएं भी बढ़ेंगी, कह सकते हैं। कुछ चीज़ों पे सब्सिडी घटाई जाएगी तो शायद एजुकेशन में बढ़ते हुए दिखाई पड़े और सुविधाएं बढ़ेंगी, जाहिर सी बात। कुछ सेस भी हो सकता है क्या एजुकेशन के लिए? सेस जो लगा हुआ है उनको शायद रिमूव करने की बातचीत गवर्नमेंट करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, क्योंकि एजुकेशन पे सेस जो ऑलरेडी लगा हुआ है, जो साथ में लगकर आता है आपके बिल्स के ऊपर, उसकी राशि जो है शायद बढ़ा दे गवर्नमेंट, और जो अलग से प्रोडक्ट्स के ऊपर सेस लग के आ रहा है उसकी राशि घटा दे। तो इस तरह के कुछ ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव होगा, जिससे कुछ फायदा एजुकेशन स्पेस को होगा। थोड़ा सा पॉकेट पे खर्च बढ़ सकता है आम आदमी की, लेकिन शायद एजुकेशन उससे थोड़ी और इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़े। अच्छा, एक और चीज जो प्राइवेट कंपनी पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक केस चल रहा है, CSR जिसे आप कह रहे हैं, जी, तो क्या उसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है एजुकेशन के रिगार्डिंग? गवर्नमेंट CSR जो होता है डिम्पी, वो स्पेसिफाई नहीं होता, वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, तो वो कंपनी फोर्स नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर एक तरह से उनको मापदंड दिया सकता है कि इतने % जो आपका पूरा CSR है उसका कुछ हिस्सा आपको एजुकेशन में करना पड़ सकता है। लेकिन ऑलरेडी कंपनियां जो करती आ रही हैं तो इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं
होगा, लेकिन हाँ कुल मिला के ये जरूर कह सकते हैं डिम्पी कि इसका फायदा साफ तौर पे उन कंपनीज पे होगा जो कि अब तक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एजुकेशन देती है। एमटी एडुकेयर, एनआईटी जैसी कंपनियां जो है वो सीधे सीधे से बेनिफिट आते हुए, मतलब क्वालिटी सुधरेगी, आप मोटे क्वालिटी जरूर सुधरेगी, एजुकेशन की क्वालिटी सुधरेगी। संदीप, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन मेरा छूट गया था, इनफैक्ट हमें पूछना है, आपकी बिल्डर से भी तो बात हुई होगी ना इस पर रिगार्डिंग यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर अब तक की डिमांड में कितना फ़र्क आया है। देखिए पिछले 2-2.5 साल में बिल्डर्स बड़े मुश्किल में थे, उनका माल बिक नहीं रहा था, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो गई है, इनफैक्ट अफोर्डेबल की इन्वेंट्री भी बहुत ज़्यादा हो गई जो अफोर्डेबल बना रहे हैं। अब जो सरकार करने वाली है, ऐसा मान के चले अफोर्डेबल की डिमांड वापस बढ़ेगी, क्योंकि एक पॉकेट ऐसी भी है जो बजट में ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो बिल्डर्स लॉबी है, जो ब्रोकर्स लॉबी है, क्या उनको बेनिफिट होगा डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली? जाहिर सी बात है डिम्पी, उसका असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक तो आपकी इनकम टैक्स की जो स्लैब है वो बढ़ रही है, मतलब आपकी जो दरें हैं वो कम हो रही है, तो आपके पास जो कमाई है, आपकी जेब में जो पैसा है वो बढ़ रहा है, सस्ता घर मिल रहा है, सस्ता होम लोन मिल रहा है, और जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर आपको जो छूट है वो और भी ज़्यादा मिलेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको जो टैक्स का पेमेंट है उसे कम करेगी। तो जाहिर सी बात है सेंटीमेंट ड्राइव करेगा हाउसिंग की ओर। देखिए नोटबंदी का असर हुआ है, उसका सेल्स के ऊपर भी असर हुआ, प्राइसिंग के ऊपर असर भी हुआ है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए अब सरकार ये कदम उठा रही है। और आप जैसे आप भी कह रहे हैं, हाउसिंग फॉर ऑल जो है वो एक बहुत बड़ी मंशा है, बहुत बड़ा टारगेट है सरकार का, तो उसको नहीं भूलना चाहती सरकार। उस लिहाज से देखा जाए, जो मैं कह रहा हूं शायद उससे बड़े भी ऐलान हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं मांग में तो इजाफा होगा। ठीक है, हमने शुरुआत की थी अंचल से, जो कि आपका पैसा बचा रहे हैं, पैसा खर्च कहाँ होगा, वो होगा हाउसिंग पे, और आपके लिए क्या खर्च होगा, वो होगा एजुकेशन। लेकिन इन सब जरूरी काम करने के बाद एक और चीज है जो कि भारत की लाइफलाइन है, या फिर ये कहें इन दोनों काम निपटाने के बाद आप जो करते हैं वह घूमना फिरना, और उसमें इस्तेमाल होती है रेलवे। रेलवे सरकार ना केवल भारत के लोगों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए इसका बजट अलग होता था। ये अलग बात है कि इस बार बजट को क्लब किया जा रहा है ताकि सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने सारे डाटा को रखा जाए, लेकिन इस बार यात्री को हो सकता है थोड़ा सा किराया बढ़ जाए, ये 2 से 3% के यात्री किराया बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार रेलवे की सेहत को सुधारना चाहती है, इसके चक्के को तेजी से चलाना चाहती है। 33,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी है रेलवे पे, तो इस सब्सिडी को हो सकता है धीरे धीरे सरकार खत्म करे, रैशनिंग करके खत्म कर सकती है। और एक और प्रॉब्लम होती है, कई रूट्स पर गाड़ी खाली जा रही होती है, तो जहाँ पे गाड़ी खाली जाएगी हो सकता है उस टिकट्स, अगर वहाँ पे आप टिकट लेते हैं तो 10% तक का डिस्काउंट आपके पास आ जाए। तो ये एक एविएशन वाला ही रूल है कि जहाँ पे खाली रूट्स है वहाँ पे थोड़ी टिकट को सस्ता कर दिया जाए, तो इस तर्ज पे भी होगा। रही बात माल भाड़े को, तो इस बार बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत को अगर थोड़ा मीठी दवाई देनी है तो माल भाड़े में बढ़ोतरी शायद नहीं करनी चाहिए, ऐसा इस बार के बजट में आ सकता है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सीसीटीवी, क्योंकि हर बार आप जब लोगों से सुनते होंगे तो लोग कहते हैं आप पैसा बढ़ाइए, सुविधा दीजिए, तो सुविधा सीसीटीवी में आ सकती है, सुविधा ई कैटरिंग में आ सकती है, वाईफाई की सुविधा आपको आ सकती है, और पॉस मशीन की सुविधा आपको मिल सकती है। अजमेर पहला स्टेशन बन चुका है जो कि पूरी तरह से कैशलेस है, वहाँ पे टिकट से लेके पेनल्टी कैशलेस। आपने सब बातें की डिम्पी, सुविधा भी मिलेगी ये भी बात कर दी आपने, लेकिन एक चीज़ बताइए कि क्या जो फास्ट ट्रैक पे रेलवे की बातचीत हुई थी, ये रेलवे में फास्ट ट्रैक होगा, रेलवे में एक बहुत स्पीडली ट्रेन चलने वाली, एक जो ट्रेन आने वाली थी बहुत तेज गतिमान, बुलेट ट्रेन जो था, जिसके भारतीय तर्ज पे एक नया वर्जन बनाया गया था, उसकी स्पीड कहाँ तक पहुंची है, और जो स्टेशन अपग्रेड हो रहे थे उनकी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कामकाज करेगी? हाँ देखिए, बुलेट ट्रेन बुलेट की तरह तो नहीं आ सकती, ये तो तय है, उसको थोड़ा सा धीरे धीरे लाना होगा। हाँ चलेगी बुलेट की तरह, इसमें कोई दो राय नहीं, इसलिए धीरे धीरे वो ट्रेन तो आ रही है, उसको लेके कामकाज हो रहा है। और आप जो गतिमान ट्रेन और स्पीड वाली ट्रेन की बात करते हैं, फास्ट ट्रैक की, आगरा से दिल्ली वाला जो फास्ट ट्रैक है उस पर काम हुआ है, आपको पता है। आपको पता है कि दिल्ली से बॉम्बे को लेके टियागो, जो कि इटालियन कंपनी है, उसने कुछ डब्बे दिए थे, उस पर भी काम हुआ है। हो सकता है इस बजट में उसको लेकर भी कुछ एक अनाउंसमेंट हो जाए, और बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती हैं। तो जो व्यस्त रूट है, जहाँ पे रेलवे को अच्छी कमाई भी होती है, व्यस्त रूट है, उस पर सरकार जो तेजी लेके आना चाहती है, उसकी अनाउंसमेंट भी इस बार बजट में जरूरी है। दूसरी चीज ये भी है डिम्पी की जिस आपने कहा ना सरकार के लिए काफी क्रूशियल है रेलवे, 5 राज्यों का चुनाव भी है, तो क्या उन चुनाव के मद्देनजर वहां पे अनाउंसमेंट क्यों? देखिए, ये तो अब वैसे ही गवर्नमेंट ने इसको मैनेज कर लिया, वो आप वित्त मंत्री बताएंगे। अब आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा देखिए आपके एरिया से ट्रेन जा रही है कि नहीं जा रही है, सिर्फ ट्रेन जा रही है। अब एरिया आप खुद से ढूंढते रहिए आपके एरिया में जा रही है कि नहीं जा रही है, तो ये तो अब मैटर रहेगा भी नहीं वैसे भी इस बार बजट के अंदर। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, और दूसरा जिसके लिए भारत जाना जाता है, रेलवे के साथ किसान।
संदीप से जुड़ते हैं, किसानों को इस बार क्या मिलने वाला है? संदीप बताएं आप। देखिए, किसान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप आम आदमी की बात कर रहे हैं और एग्री सेक्टर की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी में या तो फिर जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है 30 से 40% का, तो उस लिहाज से देखा जाए छोटी अवधि के लिए जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं 2% ब्याज की दर पर ऐलान हो सकता है छोटी अवधि के फसल लोन के लिए सरकार की ओर से। लंबी अवधि के लिए 5 से 6% की दर पर लोन फिलहाल मिलते हैं और हो सकता है कि लंबी अवधि के लिए भी जो लोन की दरें हैं वो 5 से 6% की बजाय उसे कम करके दिया जा सकता है। छोटी अवधि की लोन्स की बात अगर आप करें तो फिलहाल अगर आप देखें 7% के आसपास की उनकी लोन की दर होती है, जिसके ऊपर अगर आप टाइमली पेमेंट करते हैं यानी कि 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं तो आपको करीब 3% के आसपास की सब्सिडी भी मिलती है, यानी कि कुल जो पेमेंट आपका होता है वो करीब 4% के आसपास का होता है। ये जो 4% ब्याज किसान देते हैं, हो सकता है इसके जो दर है वो घटाकर अब 2% के आसपास की जा सकती है। साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाना देने के लिए सरकार कदम उठा सकती है, जिससे प्राइजेस को इंटरनेशनली जोड़े जाने की बात भी की जा सकती है। इसमें ग्रुप फार्मिंग भी हो सकती है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो गैर अनाज वाले जो फसलें होती हैं, जिसमें आप उसको बागबानी फसलें कह सकते हैं, उनके अधिक मूल्य के लिए कुछ अनाउंसमेंट आ सकते हैं, चाहे उसमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की बात सरकार करे। कुछ ऐसे कदम हैं जो कि सरकार की ओर से आ सकते हैं। और एक बात यह है, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और एक जागरूकता को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से जो खर्च है किसानों को शिक्षित करने के लिए, वो कहीं ना कहीं इस बार एलोकेशन उसकी ओर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, शिक्षा तो खैर मिलती है किसानों को लेकिन अब शिक्षित और ज़्यादा हो, इसके लिए हो सकता है बजट बढ़े। और ये बात नहीं भूलनी चाहिए, इस बार उत्तर प्रदेश और पंजाब 2 अन्नदाता स्टेट हैं जिसके अंदर चुनाव होने वाले हैं और ये बजट के दौरान ही चुनाव का प्रचार प्रसार भी होगा। तो इसलिए ये बात तो आप मान के चलें कि किसानों को तो कम से कम इस बार के बजट के अंदर एक बड़ी सौगात मिल सकती है। इसलिए संदीप के ग्राफिक्स वापस चलेंगे, आप ज़रूर नोट करिएगा, एक एक चीज़ हो सकता है इस बार के बजट में आते हुए दिख जाए। ये आप देखते रहिएगा, ग्राफिक्स आपके सामने होंगे। लेकिन इस बीच अंचल से वापस जुड़ते हैं। अंचल ने एक हिस्सा तो बता दिया कि आपकी जेब में पैसा आने वाला है, लेकिन पैसा आ जाए, तबीयत खराब रहेगी आपकी, तब भी थोड़ी मुश्किल है। तो तबीयत कैसे ठीक होगी? हेल्थ केयर सेक्टर की बात अंचल से बेहतर तो कोई बता ही नहीं सकता। अंचल बताएं आप। शिखर भी देखिए, बिल्कुल हेल्थ केयर स्पेस पे काफ़ी फोकस रहेगा, स्पेशली जो आम आदमी है वो अपने हेल्थ केयर बिल्स को कैसे मैनेज करता है वो फोकस पे होगा। कहीं ना कहीं सेवाओं को, जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे जो सेवाएं हैं उन्हें बढ़ाने पर सरकार भाई खर्च बढ़ाती हुई दिखेगी। जो ग्रामीण दुर्गम इलाके हैं जहाँ पे अभी तक ऐसा कोई हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं थी, वहाँ पे या तो मोबाइल वैन्स के जरिए हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी या फिर अस्पताल खोले जाएंगे, छोटी डिस्पेंसरीज खोली जाएंगी, उस पर भी सरकार का फोकस रहेगा। साथ ही जो ओवरऑल कॉस्ट है बिल्स की, डिम्पी देखिए अभी हो क्या रहा है, दवाएं भी महंगी हो रही हैं, उपकरण भी महंगे हो रहे हैं, ट्रीटमेंट महंगा हो रहा है, तो उसको कर्टेल करने पर भी कुछ ना कुछ कदम उठाती हुई दिखेगी। एम्स के तर्ज पर और हॉस्पिटल्स के अनाउंसमेंट हो सकती है। और साथ ही साथ जो एम्बुलेंस सर्विसेज है, बिकॉज इंडिया में रोड साइड असिस्टेंट बेहद कम है हेल्थ केयर सर्विस में, तो एम्बुलेंस सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़े अनाउंसमेंट इस बार आते हुए दिखेंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज रह सकती है, वो रह सकती है मेडिक्लेम फ्रंट पे। देखिए आप मेडिक्लेम खरीदते हैं अपने आप को बचाने के लिए किसी एक्सपेंस से, लेकिन उस पे भी जो आपके सर्विस चार्जेस हैं कहीं ना कहीं उनको कम करने पे या उनको इंसेंटिवाइज करने की बातचीत इस बार बजट में होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो मेडिक्लेम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई है अंचल ने। लेकिन असल में आपको दवा लेने की तब ज़रूरत पड़ती है जब आप थोड़ा पोल्यूशन में हो या आप प्रदूषण ऐसी वाली जगहों पर रह रहे हो। और दिल्ली एनसीआर का तो आपको पता ही है कि ना केवल भारत का सबसे पॉल्यूटेड शहर है दिल्ली, बल्कि विश्व में भी इसका नंबर है। ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है, तो हो सकता है सरकार इसको गंभीरता से देखे, ना केवल दिल्ली के लिए बल्कि कई शहर ऐसे हैं जो इस बार हिट लिस्ट में है पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुमित के पास वो डाटा है और ये बताएंगे कि बजट में सरकार कितनी गंभीर है इस बार प्रदूषण को लेकर। सुमित, ये फ्लेवर तो वैसे नहीं है बजट का, लेकिन इस बार फ्लेवर बन सकता है, क्योंकि जो रिपोर्ट और जो भारत की छवि है उसको सुधारने में मोदी सरकार जो काम कर रही है उसमें पॉल्यूशन सबसे बड़ा रोड़ा है। रादर सभी सरकारें काम कर रही है। रादर डिम्पी, आपने ये भी सुना होगा कि शायद दिल्ली में भी अब ऑड इवन 3 आने वाला है दोबारा। हो सकता है सरकार यहाँ पर भी अब ऑड इवन 3 लेकर आए पोल्यूशन को रोकने के लिए, अगर वो परमिशेबल लिमिट से एक बार फिर बाहर जाता है तो। लेकिन हाँ, इस स्पेस के लिए गवर्नमेंट शायद कामकाज कर सकती है, स्पेशली क्योंकि क्लीन गंगा मिशन जो गवर्नमेंट का है वो भी काफ़ी हद तक इससे ही कोरिलेटेड है। तो अगर गवर्नमेंट इस बार उससे एलोकेटेड कुछ भी खर्च बढ़ाती है तो वो स्पेस के लिए काफ़ी क्रूशल रहेगा। गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये भी ऐसा तर्क दिया गया कई बार कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति खराब है, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए शायद गवर्नमेंट इस बारी ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो उनको लाया जाए और मेट्रो का जो फ्रीक्वेंसी है उसे इंप्रूव किया जाए। अलग अलग शहरों में मेट्रो को लेकर एलोकेशन भी करते दिखाई पड़े, फेयर्स को लेकर भी कुछ एक चेंजेस कर सकती है, ताकि हो सकता है जो पब्लिक यूसेज है उसका, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो उसका यूसेज बढ़े और बाकी जो इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट है उसका यूसेज घटे। तो ये एक और कदम गवर्नमेंट उठा सकती है इनडायरेक्टली, ताकि जो पोल्यूशन है उसको थोड़ा कंट्रोल कर पाए।
है। इसके अलावा जो किसानों तरफ से फसल जलाई जाती है उसको लेकर पहले भी यहाँ पे बातचीत हो चुकी है, कुछ चालान लगाने की बातचीत भी थी वहाँ पर, हो सकता है उसको लेकर गवर्नमेंट कुछ कर्टेल करते हुए दिखाई पड़े। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो शहरों में प्लांट होते हैं उनको लेकर गवर्नमेंट कुछ घोषणाएं कर सकती है, स्पेशली थर्मल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं उसको लेकर, या फिर जो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उन प्लांट्स को लेकर गवर्नमेंट शायद कुछ एलोकेशन या फिर कुछ अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई पड़े। तो हो सकता है ये एक और ऐसा सेगमेंट है जिस पे गवर्नमेंट कुछ बड़ी घोषणाएं करे, कंसीडरिंग कि अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग लेवल पे पहुंच चुका है। तो अब इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट करे। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, इसमें मेजरली एक वाटर को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट जरूर आ सकते हैं, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज को लेकर कुछ इंपैक्ट आएगा, और शायद जो आम आदमी से जुड़ा हुआ भी ये बड़ा फैसला होगा कि वाटर ट्रीटमेंट को लेकर अलग अलग शहरों से फिर अलग नदियों को लेकर गवर्नमेंट कुछ घोषणाएं कर सकती है।